हेलो एवरीवन। आप सभी का वेलकम है आपके अपने प्यारे से परिवार में। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एडजेक्टिव को कंप्लीट करने के बाद, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस के बाद अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एडवर्ब। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। विदाउट डिले बात करने वाले हैं एक बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर की, दैट इज़ एडवर्ब। देखिए, एडवर्ब पे पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है और जो हम जानते हैं वो बहुत थोड़ा है, बहुत लिमिटेड है। तो एडवर्ब की बेसिकली अगर हम बात करें तो ये एक इतना बड़ा टॉपिक है कि इसमें आप एक बुक लिख सकते हैं। और आपसे अगर स्टार्टिंग में मैं कहूँ कि एक सेंटेंस में आप 5 एडवर्ब, 6 एडवर्ब या इवन 4 एडवर्ब, 3 एडवर्ब लगा करके बताइए, तो शायद थोड़ा सा अनकम्फर्ट होंगे आप। ठीक है, लेकिन जब हम लोग चैप्टर को वाइंड अप कर रहे होंगे तो वहाँ पर आप ये पाएंगे कि एडवर्ब के बारे में आपके पास इतनी सारी एनालिसिस होगी, इतना सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि आप आसानी से एक सेंटेंस में मोर देन 5, मोर देन 6 एडवर्ब एक सिंगल सेंटेंस में यूज कर पा रहे होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फिलहाल एडवर्ब की 3 डेफिनेशन है, उनमें से हम पहली डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। पहली डेफिनेशन क्या है एडवर्ब के बारे में? जब आप इसी को तोड़ेंगे तो यहीं से मिल जाएगी आपको एडवर्ब की डेफिनेशन कि ये एड लिखा है, इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, प्लस वर्ब लिख लीजिए। तो एक ऐसा वर्ड जो वर्ब के लिए ऐड किया जाए, जो वर्ब को मॉडिफाई करे, वर्ब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करे, और दैट इज एडवर्ब। ठीक है, तो अ वर्ड, यहाँ पर हमने एक पहली डेफिनेशन लिखी, अ वर्ड विच मॉडिफाइज एनी वर्ब। एक ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करने का काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। अब एक एक क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग बारी बारी से। पहले क्वेश्चन से देखिएगा, जैसे पीछे हम लोगों ने कुछ बातें डिस्कस की है वो यहाँ पर फिर से हेल्प करेंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा जैसा कि पीछे कर रहे थे हम लोग। एडजेक्टिव में आपने सीखा था, मैंने कहा रमन इज स्मार्ट ऑब्लिक स्मार्टली, स्मार्ट ऑब्लिक स्मार्टली। एक ये स्टेटमेंट हमने लिखा, रमन इज स्मार्ट ऑब्लिक स्मार्टली। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिखा, रमन वर्क्स स्मार्ट ऑब्लिक स्मार्टली, स्मार्ट ऑब्लिक स्मार्टली। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले वाले पे आपने लिंकिंग वर्ब यूज की है, पहले वाले पे आपने लिंकिंग वर्ब यूज की है, जबकि सेकंड वाले में आपने एक्शन वर्ब यूज की है। ये जो इज है ये लिंकिंग वर्ब है। जब बी फॉर्म मेन वर्ब का काम करने लगती है तो उन्हीं को हम लिंकिंग वर्ब बोल देते हैं। आगे इसको और एलेबोरेट करेंगे। ठीक, और यहाँ पर वर्क जो है, वर्कड ऐसी वर्ब जिसकी आप फॉर्म लिख सकते हो, वो क्या होती है? मेन वर्ब होती है, एक्शन वर्ब होती है। ये एक्शन वर्ब है, तो कैसे काम कर रहा है? तो आपका आंसर होगा स्मार्टली। कैसा है? आपका आंसर होगा स्मार्ट। यहाँ से कुछ चीज़ें और निकाल करके कुछ चीज़ें और यहाँ से डिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो वर्ब लिख रहे हो दरअसल वो एक्शन वर्ड की बात कर रहा है, एक्शन वर्ब की बात कर रहा है, ना कि लिंकिंग वर्ब की बात कर रहा है। तो दोनों बातें समझिएगा। एक ऐसा वर्ड जो मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को, वर्ब का मतलब एक्शन वर्ब से, ना कि लिंकिंग वर्ब से, ये बात क्लियर रखिएगा। ठीक है, तो पहले ये पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। आपने ये स्मार्ट और स्मार्टली क्या लिखा है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा ज़रा, कुछ बातें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहले तो आपको मोटे मोटे तौर पर पता होना चाहिए एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड लिखे, जैसे मैंने लिखा ब्रेव, जैसे मैंने लिखा वाइज, जैसे लिखा क्लेवर। ठीक है, जैसे लिखा नीट, जैसे लिखा नाइस है ना। तो ये कुछ वर्ड हैं। जैसे अगर इनमें हम ly अगर हम लगाएं, इनमें क्या करें, अगर हम ly इंक्लूड करें, ठीक है, तो बेसिकली ये जो वर्ड आपने लिखे हैं, ठीक है, जैसे मान लो इंटेलिजेंट आप लिख रहे हो, इंटेलिजेंट प्लस ly। बच्चे ये इनको यूज करने में बड़ा हेजिटेट होते हैं कि इंटेलिजेंट में ly लगाएंगे कैसा वर्ड बनेगा, हमने तो कभी सुना नहीं है। ठीक है, हमने कभी देखा नहीं है। तो इस चीज़ से बेपरवाह रहिए आप। वर्ड जो बनते हैं, और ये तभी सीखेंगे जब आप मैक्सिमम वर्ड्स यूज पे लाएंगे, है ना।
तो ऑल आर दीज वर्ड आर एडजेक्टिव्स, ये जितने वर्ड लिखे हैं ये सभी एडजेक्टिव हैं। जब किसी एडजेक्टिव में आप एल वाई लगाते हैं तो ये जो वर्ड बनते हैं ये क्या होते हैं, ये एडवर्ब होते हैं। ठीक है, पहले बेसिक पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। जैसे यहाँ पर आपने ब्रेव में एल वाई लगाया, वर्ड क्या बना, ब्रेवली। आपने वाइज में एल वाई लगाया, क्या बना आपका, वाइजली। आपने क्लेवर में एल वाई लगाया, क्या वर्ड बना आपका, क्लेवरली। आपका वर्ड क्या बना, आपका वर्ड बना क्लेवरली, है ना। नीट में एल वाई लगाया, आपने क्या लिखा, नीटली। आपने नाइस में एल वाई लगाया, क्या वर्ड बना, नाइसली। और आपने इंटेलिजेंट में एल वाई लगाया तो क्या बना, इंटेलिजेंटली। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड बना आपका कौन सा, इंटेलिजेंटली। ठीक है, ये बना जा करके। तो होपफुली ये सभी वर्ड जो आपने यहाँ पर लिखे हैं, दीज आर आवर एडवर्ब्स, ये हमारे एडवर्ब हैं। ठीक है, तो एक मोटे तौर पर आपने एक बात सीखी कि किसी एडजेक्टिव में अगर हम एल वाई लगाते हैं तो वर्ड क्या होता है, हमारा एडवर्ब होता है। इसमें कॉन्सेप्ट डालते जाइएगा आप, टाइप डालते जाइएगा, इसको टाइप वाइज पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर आपको समझ में आएगा। लेकिन इसी के बियॉन्ड एक चीज़ और, अगर आप यहाँ पर ये बात रटना चाहें कि हर एल वाई वाला वर्ड, ठीक है, एवरी वर्ड विच एंड्स विथ एल वाई, एवरी वर्ड विच, मैं क्या ये बात ये लिख सकता हूँ, एवरी वर्ड विच एंड्स विथ एल वाई, इज एडवर्ब। ये बात जो है, अब आपके मन में देखिए, जो बात मैंने बोली नहीं है, हालांकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मतलब डिटेल में पढ़ा होगा, वो तो इस बात को समझ जाएंगे, लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ा है, आपने सुपरफिशियल तरीके से पढ़ा है, तो वो लोग फंसेंगे यहाँ पर। कैसे फंसेंगे, वो इस बात को बिल्कुल कटु सत्य मान लेंगे, उन्हें क्या लगेगा कि ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक एल वाई वाला वर्ड जो होता है वो एडवर्ब नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए हम अगले पॉइंट में लिखते हैं, देखिएगा। फिर कुछ अगेन हमने कुछ वर्ड लिखे यहाँ पर। कैसे वर्ड लिखे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा माइजर, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर निगार्ड, माइजर है, निगार्ड है। जैसे एक वर्ड लिखा कॉवर्ड, वर्ड लिखा आपने कावर्ड, वर्ड लिखा आपने मैन, वर्ड लिखा आपने हुमैन, वर्ड लिखा हुमैन। क्लियर। तो अब अगर इन पर आप नज़र डालें तो ये जो वर्ड हैं इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इन्हें हम क्यों लिख रहे हैं, देखिएगा। तो ध्यान दीजिए कि इनका जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये एक्चुअल में नाउन है। इनके अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो ये क्या है, ये नाउन है। ठीक है, अभी यहीं से क्वेश्चन बनेगा तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली नाउन है, और इनमें भी अगर आप एल वाई लगाएंगे, सभी वर्ड्स के साथ एल वाई लगाएंगे तो एक नया वर्ड आपको यहाँ से मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है वो देखिएगा। जैसे अगर आपने माइजर में एल वाई लगाया तो वर्ड आपको क्या फॉर्म हो करके मिला, दैट इज माइजरली, ये आपका माइजरली। और इसी तरीके से वर्ड मिला आपका निगार्डली। देखिए निगार्ड का मतलब भी क्या होता है, कंजूस होता है। कावर्ड से बना वर्ड कावर्डली, मैन से वर्ड बना मैनली, और हुमन से वर्ड बना हुमनली। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पहले बता दूं मैं आपको कि आप जितना ज़्यादा एडवर्ब के बारे में सीखेंगे उतना आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और सेंटेंस ब्रेक करने में एक एडवर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है, मेजर रोल होता है एक सेंटेंस में। ठीक है, तो इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए एक बात समझिए कि इस नाउन में जब आपने एल वाई बनाया तो ये जो नए वर्ड बने ये एक्चुअल में एडजेक्टिव बने। ये एक्चुअल में क्या है, एडजेक्टिव है। इसलिए मैंने कहा था कि हर एक एल वाई वाला वर्ड जो होता है, एवरी वर्ड विच एंड्स विथ एल वाई इज नॉट एडवर्ब। ठीक है, वो हर एक एल वाई वाला वर्ड एडवर्ब नहीं होता है। अच्छा, इनके बारे में पहले थोड़ा सा कुछ डिस्कशन कर लें तो और बेहतर रहेगा। जैसे मान लिया मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा, आप बताइएगा ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। आई मेट आ माइजर मैन, आई मेट आ माइजर मैन। ठीक है, या फिर मान लिया एक स्टेटमेंट और लिखा आपने, ठीक है, डू यू लाइक आ कावर्ड स्टूडेंट, डू यू लाइक अ कावर्ड स्टूडेंट। अब देखिए एक बात और समझिएगा यहाँ पर कि जब आप इस तरीके के वर्ड लिखते हो तो यहाँ पर दो चीज़ें और समझ आती हैं।
वो क्या समझ में आती है, देखिए है क्या कि जब आप माइजर मैन लिख रहे हो तो माइजर मैन ये गलत हो गया। दो नाउन आप कॉन्जिक्यूटिवली नहीं लिख सकते हो, अदरवाइज जब तक वो अनटिल जब तक कंपाउंड नाउन ना बन जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या है, मैन को क्वालिफाई कराना चाह रहा हूँ माइजर से, जो कि गलत हो गया, क्योंकि माइजर ऑलरेडी नाउन है, ये वर्ड जो है ये नाउन है, ये वर्ड जो है वो नाउन है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या करिए, इसको हटा दीजिए, यहाँ से ड्रॉप कर दीजिए, यहीं तक लिख लीजिए। ठीक है, आई हैव मेट अ माइजर, सही है, क्योंकि इसका यूज आप किसके साथ कर रहे हो, देखो माइजर के पहले आर्टिकल आ लगा रहे हो, है ना, आर्टिकल आ लगा रहे हो, तो यहाँ पर ये बात आपकी क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं, डू यू लाइक अ कावर्ड स्टूडेंट, है ना। कावर्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट वर्ड क्या हो गया बंधु, ये नाउन हो गया। स्टूडेंट है कैसा, कावर्ड, तो वैसे तो देखने में आपको एडजेक्टिव लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में एडजेक्टिव नहीं है। ये वर्ड क्या है आपका, अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये वर्ड है नाउन, और दो इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिवली नाउन नहीं लिख पाएंगे आप, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो क्या करें, स्टूडेंट को ड्रॉप कर दें। एक तरीका आपके पास ये है कि आप स्टूडेंट को ड्रॉप कर दें, ठीक है, तो ये बन जाएगा डू यू लाइक आ कावर्ड, बस यहीं पर आपका सेंटेंस में इंट्रोगेटिव मार्क लग जाएगा। दूसरा ये है कि आई मेट आ माइजर, जैसे लिख रहे थे आप, तो आप चाहे तो इसको ऐसे बना सकते हैं, आई मेट आ माइजरली मैन, आई मेट आ माइजरली मैन, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, डू यू लाइक आ कावर्डली स्टूडेंट। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आप सेंटेंस सही कर सकते हो। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस तरीके से स्टेटमेंट आपके बनने वाले हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे बच्चा। ठीक, तो दोनों बातें क्लियर हो गई। फिलहाल अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, देखिएगा इसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, जो पीछे पॉइंट पढ़ा है उसको एक बार फिर से मैं रिकॉल करता हूँ, ये आपने पढ़ा, ठीक। अच्छा, वो चीज़ बतानी वहाँ ज़रूरी थी, ठीक है, इसलिए बताया। अच्छा, एक इसमें और अच्छा वो अलग वर्ड हो जाएगा, चलो डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक बात और समझिएगा यहाँ पे कि आपने ओवरऑल अभी तक सीखा क्या है। देखिएगा, आपने ये बात सीखी कि हर वो एल वाई वाला वर्ड एडवर्ब नहीं होता है, वो डिपेंड करता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और आपका एडवर्ब भी हो सकता है, वो दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब एल वाई किस पर इंक्लूड कर रहे हो, किस में ऐड कर रहे हो, वो यहाँ पर डिसाइसिव होगा। जैसे अगर आपने नाउन में एल वाई इंक्लूड किया है तो वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर आपने एडजेक्टिव में एल वाई इंक्लूड किया है, एडजेक्टिव में एल वाई इंक्लूड किया है, तो वो क्या होगा, वो आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो एडजेक्टिव हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिलहाल बढ़ते हैं अगले वाले पॉइंट में। अब देखो, अब यहाँ से आपका पूरा का पूरा पैटर्न बन करके तैयार होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, ठीक है, उन क्वेश्चंस के बारे में आपको विचार करना है कि वो सही है, गलत है, या उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। ठीक है, तो अगर आपको नॉलेज होगी तो आसानी से कर पाओगे। देखो, कुछ क्वेश्चंस लिखिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, मैंने लिखा ही बिहेव्ड कावर्डली, ही बिहेव्ड कावर्डली। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, मैंने कहा एक स्टेटमेंट, रितिका वॉज ब्यूटीफुली। एक स्टेटमेंट आपका ये लिखा हुआ है। अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, सेकंड हो गया। थर्ड, रितिका टॉक्स ब्यूटीफुली। रितिका टॉक्स ब्यूटीफुली। एक स्टेटमेंट ये हो गया। अगला स्टेटमेंट है आपका फोर्थ, सी बिहेव्ड माइजरली लास्ट वीक। अगला स्टेटमेंट है आपका 4 के बाद 5, मैंने कहा अगला स्टेटमेंट है आपका दे फॉट ब्रेव अगेंस्ट देम। एक स्टेटमेंट ये है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका ये है, हमने कहा कि
दे, या ऐसे लिखे द स्टार्स ट्विंकल ट्विंकल स्पार्क नाइट एट नाइट, है ना। अगला है आपका मिस्टर वर्मा मेंटेन्ड हिज बाइक प्रॉपर। अगला है आपका ही गाइडेड हिम रेगुलर। एक और लिख लेते हैं, दे प्लेड ट्रिक अगेंस्ट देम। ये स्टेटमेंट कुछ लिखे हैं, ठीक है। आइए फिर वापस आकर के इनके बारे में हम करते हैं चर्चा, ठीक। तो पहले वाले स्टेटमेंट से देखते हैं। देखिए, ही बिहेव्ड कावर्डली। आपने कहा था कि कोई भी एक्शन वर्ब लेंगे, बिहेव्ड, है ना, कोई भी एक्शन वर्ब लेंगे, वो इस एक्शन वर्ब को जरूरत किसकी होती है? एडवर्ब की जरूरत होती है, ठीक है। तो जब आप इसका पोस्टमार्टम करने गए, ठीक है, तो आपने क्या देखा? बिहेव्ड एक एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब पे जब आप एक्शन वर्ब को मॉडिफाई कराना चाहते हो तो एडवर्ब चाहिए, लेकिन ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, तो इसलिए स्टेटमेंट हो गया आपका रॉन्ग। इसलिए स्टेटमेंट कैसा हो गया? रॉन्ग। तो इसको बनाना पड़ेगा एडवर्ब, ठीक है। अब कावर्डली को एडवर्ब बनाने के लिए हमारे पास कोई वो नहीं है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे? एक एडवर्बियल फ्रेज बनाएंगे। एडवर्बियल फ्रेज कैसे बनाते हैं? पहले इन लगाइए, फिर आ लगाइए, फिर जो वर्ड है वो लिख दीजिए। क्या लिख दिया? कावर्डली, और यहाँ पर क्या लिखा? मैनर। तो ये जो पूरा का पूरा फ्रेज बन रहा है, इन अ कावर्डली मैनर, ये बन रहा है एडवर्बियल फ्रेज, है ना। तो केवल एडवर्ब ना लिख करके फिर उसको एडवर्बियल फ्रेज में बदल देते हैं, है ना। तो इन अ कावर्डली मैनर, तो ये करेक्ट सेंटेंस होगा। आर करेक्ट सेंटेंस विल बी ही बिहेव्ड इन अ कावर्डली मैनर। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ही बिहेव्ड इन अ कावर्डली मैनर। तो ये ध्यान रखिएगा, कहीं पर अगर आप एक्शन वर्ब लिख रहे हो और उसको मॉडिफाई कराना चाह रहे हो, एक्चुअल में देखो एक बात और समझा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, कि जब आप कोई भी एक्शन वर्ब लिखेंगे तो उस एक्शन वर्ब पे आप हाउ लगाइए। वो एक्शन वर्ब कैसे हो रहा है, वो एक्शन कैसे हो रहा है, इसको बताने के लिए आपको क्या चाहिए? एडवर्ब। या फिर अगर एडवर्ब ना मिल पाए, एक वर्ड मिल जाएगा तो एडवर्ब हो जाएगा, एक से ज़्यादा वर्ड मिल जाएंगे तो एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। सिंगल वर्ड में कहोगे तो क्या बोलोगे? एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। इसीलिए मैनर लगा करके उसमें बना रहे हैं, क्योंकि वो मैनर को ही जस्टिफाई करता है। तो एडवर्बियल फ्रेज जो आप नॉर्मली लिखते हो वो कैसे लिखते हो? इन आ, और यहाँ पर मैनर। तो जिस तरीके का वो मैनर है वो आप बीच में लिख दीजिए, तो ये जो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? एडवर्बियल फ्रेज बन जाएगा। होपफुली इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई थिंक सो। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले पॉइंट में। तो देखिएगा ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है कि ही बिहेव्ड कावर्डली, इसलिए गलत हुआ, इसलिए वहाँ पर लिखा है इन अ कावर्डली मैनर। ही बिहेव्ड हाउ, अब आप हाउ लगा करके देखिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो जब भी एडवर्ब की ज़रूरत होगी तो आपको एक्शन वर्ब पे हाउ लगा करके उसका रिप्लाई मिल जाएगा आपको, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। रितिका वॉज ब्यूटीफुली। अभी एक बात बताई थी मैंने, एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को ज़रूरत होती है एडजेक्टिव की, एक्शन वर्ब को रिक्वायर होती है किसकी? एडवर्ब की, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर नहीं पता है, वैसे तो मैंने शायद लिखा दिया था आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराते समय, ठीक है। लिंकिंग वर्ब्स रिक्वायर्स, इनको किसकी ज़रूरत होती है? एडजेक्टिव, इनको एडजेक्टिव की ज़रूरत होती है। बट एक्शन वर्ब रिक्वायर्स, एक्शन वर्ब को रिक्वायर किन की होती है? इनको किन की ज़रूरत होती है? एडवर्ब की, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यही कारण है कि इस क्वेश्चन में रितिका वॉज क्या है? ये
आपका हेल्पिंग वर्ब है, सही है। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट को आप ऐसे लिखते, कैसे लिखते पता है, रितिका वॉज वर्किंग, रितिका वॉज वर्किंग। अब वॉज अकेला नहीं है, वॉज के साथ आप वर्किंग भी लिख रहे हैं, ये क्या बन गई, ये एक्शन वर्ब बन गई, एक्शन वर्ब बन गई, ठीक है। अब आपका आंसर बदल जाएगा, पहले वाले पे आएगा ब्यूटीफुल, और जबकि यहाँ पर क्या आएगा, ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, ब्यूटीफुली क्या है, एडवर्ब। तो यहाँ ज़रूरत पड़ेगी एडवर्ब की, क्यों, क्योंकि ये बन गई आपके क्या, एक्शन वर्ब है ना। तो होपफुली इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसमें सब टाइप बाय टाइप आपकी चीज़ें कैटेगराइज होती जाएंगी। आइए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ, रितिका टॉक्स, टॉक्स क्या है, देखिए ऐसी वर्ब जिसकी आप फॉर्म लिख सकते हैं वो क्या होती है, मेन वर्ब होती है, एक्शन वर्ब होती है, ये एक्शन वर्ब है। अच्छा, जब आप एक्शन वर्ब लिखते हैं तो आपको क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए, तो यहाँ पर आएगा ब्यूटीफुली, ना कि ब्यूटीफुल। ठीक, आगे चलते हैं। सी बिहेव्ड माइजरली लास्ट वीक। अब आपने जैसे पोस्टमार्टम करने गए, सी क्या है, सब्जेक्ट है, बिहेव्ड क्या है, वर्ब है, कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब है, ये बात क्लियर है। अच्छा, कैसे बिहेव किया, माइजरली, माइजरली एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। और अभी आपने पढ़ा था, अगर कोई भी ऐसा एडजेक्टिव मिल जाता है जो एक्चुअल में जो एक्शन वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर पा रहा है, तो फिर वहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज लिखते हैं हम। एडवर्बियल फ्रेज कैसे लिखोगे, तो माइजरली नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इन अ माइजरली मैनर, इन अ माइजरली मैनर, ये बनेगा जा करके, इन अ माइजरली मैनर, ये पूरा लिखेंगे किसकी जगह, माइजरली की जगह पर आ जाएगा। होपफुली ये बात भी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। दे फॉट ब्रेव अगेंस्ट देम, वो लड़े, ठीक है, फॉट मतलब लड़ना, फाइट, फॉट, फॉट है ना। तो दे फॉट, दे क्या हो गया, सब्जेक्ट, फॉट क्या हो गई, वर्ब। लड़े, कैसे लड़े वो आगे बता रहा है, ब्रेव नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रेवली। कैसे, बहादुरी के साथ लड़े, फॉट हाउ, फॉट हाउ। जब भी वर्ब से हाउ का रिप्लाई आए तो समझ लीजिए वहाँ पर एडवर्ब की रिक्वायर है, ठीक है। तो क्या है, अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ, ठीक। तो ये बात क्लियर हो गई। आगे कह रहा है, देखिए धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा आपका, ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। जब एडवर्ब खत्म करेंगे फिर उसके बाद प्रैक्टिस में आएंगे, तो फिर वहाँ पर चीज़ें तो आप तो समझ ही जाए लगातार। अभी एडजेक्टिव जब आपने ख़त्म किया है, फिर उसके बाद क्वेश्चन किए हैं, तो आपको जो एक्चुअल में चीज़ चाहिए थी वो एक्चुअल में वहाँ पर एक्सरसाइज में फिर मिलती है, तब मज़ा आता है। द स्टार्स ट्विंकल स्पार्क। अब थोड़े से 5 मिनट के सेगमेंट से अगर आप जज करने लग जाएंगे तो फिर प्रॉब्लमेटिक होगी आपके लिए, ठीक है। द स्टार्स ट्विंकल, ट्विंकल मतलब होता है चमकना, ठीक है, ट्विंकल मतलब होता है चमकना, एट नाइट, ठीक है। तो स्टार सब्जेक्ट हो गया, ट्विंकल वर्ब हो गई, ट्विंकल, ट्विंकल्ड, ट्विंकल्ड, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अब बताइए, ट्विंकल हाउ, ट्विंकल हाउ, ये आपके लिए नया वर्ड मिला, स्पार्क, है ना। तो ऐसे बहुत सारे नए वर्ड मिलेंगे जब आप एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ बेसिक मैं आपको प्रोसीजर सिखा रहा हूँ केवल। तो यहाँ पर स्पार्क नहीं आएगा, यहाँ पर बंधु आएगा स्पार्कली, क्या आएगा, स्पार्कली, ठीक है, स्पार्कली इज योर करेक्ट आंसर। तो द स्टार्स ट्विंकल स्पार्कली एट नाइट, तारे रात में कैसे चमकते हैं, ठीक है। तो वो बताना चाह रहा है कैसे ट्विंकल करते हैं, स्पार्क तरीके से, है ना। आइए आगे चलते हैं। मिस्टर वर्मा मेंटेन्ड हिज बाइक, मिस्टर वर्मा जो है वो अपनी बाइक को मेंटेन करते हैं, ठीक है। कैसे मेंटेन करते हैं, मेंटेन हाउ, तो आगे बताना। मिस्टर वर्मा सब्जेक्ट हो गया, मेंटेन वर्ब हो गई, क्या मेंटेन करते हैं, हिज बाइक, ये ऑब्जेक्ट हो गया। बहुत सारे बच्चों को अभी भी ऑब्जेक्ट निकालना नहीं आता है, बड़ा ताजुब लगता है कि वो ऑब्जेक्ट नहीं निकाल पाते हैं। उनको ये लगता है कि वर्ब के बाद लिखा गया हर एक वर्ड ऑब्जेक्ट होता है। पहले तो इस बात को क्लियर कर लीजिए, वर्ब के बाद लिखा गया हर एक वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। जो व्हाट या होम का रिप्लाई होंगे वही ऑब्जेक्ट होंगे। मेंटेन हिज बाइक, और मेंटेन कैसे करते हैं, मेंटेन हाउ, तो आगे कह रहा है प्रॉपर, गलत हो गया, यहाँ पर होगा प्रॉपरली। तो प्रॉपर एडजेक्टिव है, जबकि प्रॉपरली क्या है, एडवर्ब। वैसे भी ये एक्शन वर्ब है। आगे चलता है, कह रहा है ही गाइडेड हिम रेगुलर, उसने गाइड किया, ठीक है, गाइड, गाइडेड, गाइडेड, ही क्या है, सब्जेक्ट, गाइडेड क्या है, वर्ब। अच्छा, गाइड किया, किसको गाइड किया, हिम को, ऑब्जेक्ट हो गया। और कैसे गाइड किया, तो आगे कह रहा है रेगुलरली, ठीक है। रेगुलर एडजेक्टिव हो जाएगा, रेगुलरली एडवर्ब हो जाएगा। तो गाइडेड हाउ, गाइडेड हिम हाउ, तो आंसर मिल जाएगा आपका रेगुलरली, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दे प्लेड ट्रिक अगेंस्ट देम, ठीक है, दे सब्जेक्ट हो गया, उन्होंने खेल खेला, कैसे खेल खेला, कह रहा है ट्रिकली,
ट्रिक एडजेक्टिव हो जाएगा, ट्रिकली एडवर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एडवर्ब, वैसे भी ये कौन सी वर्ब है, एक्शन वर्ब है, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो आप। तो फिलहाल ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया, ट्रिकली आ जाएगा। प्लेड हाउ, और हर जगह आप लगा करके चलिए तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 10, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई fought 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 manly against against या ये लिख लिया आपने, अगेंस्ट ब्रिटिश, अगेंस्ट ब्रिटिश कैसे लड़ी वो आगे बताना चाह रहा है ना। तो ये क्वेश्चन दूसरे टाइप वाला है, अब आप समझ पा रहे होंगे, है ना। क्या कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, सही है। अब कह रहा है फॉट, फॉट मतलब हो गया लड़ना, वर्ब हो गई, सही है। हाँ, और कैसे लड़ी वो आगे कह रहा है मैनली। तो ये तो वैसे तो एडवर्ब होना चाहिए, लेकिन ये एडवर्ब निकला नहीं, कौन, मैनली। तो इसकी जगह क्या लिखोगे, फिर उसको एडवर्बियल फ्रेज लिखिए। क्या लिखोगे, इन आ मैनली मैनर, इन आ मैनली मैनर, ठीक है। ये करेक्ट आंसर होगा आपका, इन आ मैनली मैनर। होपफुली ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको। तो इस तरीके क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर बेसिकली दो टाइप मैंने आपके खत्म कर दिए हैं, ठीक है। एक टाइप कौन सा खत्म किया है, पहले देख लीजिए। 1 बाय 1 टाइप की बात करें तो दो टाइप बेसिकली ख़त्म किए हैं। देखिए, पहला तो एक ये कि आपको ये पता चले, ठीक है, लिंकिंग वर्ब और पहले तो डेफिनेशन से जो स्टार्ट किया है वो टाइप 1 है आपका, लिंकिंग वर्ब और ये एक्शन वर्ब के बीच का डिफरेंस, ठीक है। फिर ये है आपका कि एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं वो आपने पढ़ा है, एल वाले वर्ड कितने टाइप के होते हैं वो आपने पढ़ा। इसके अलावा आपने ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर किया, एल कितने टाइप के, किसके साथ लगाओगे तो क्या बनेगा वो आपने देखा, एक्शन वर्ब के साथ या फिर लिंकिंग वर्ब के साथ। तो बेसिकली दो टाइप हमने कवर किया। अब हम चलते हैं अगले वाले पे। देखिए नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप लिखेगा टाइप 3, और इसके बारे में करते हैं डिस्कशन, टाइप 3, ठीक है। देखिए एक चीज़ और समझिएगा कि यहाँ पर होता है क्या है, कई बार जो एडवर्ब ऑफ मैनर है जो एल से बन रहा है, ठीक है, तो उसको उसकी पोजीशन कहाँ होती है, इसको लेकर के बड़ा डिस्कशन रहता है। तो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए ऑटोमेटिक पॉइंट निकल करके सामने आ जाएगा। मैंने कहा, देखिए एक दो क्वेश्चन करते हैं पहले। मैंने कहा ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर नाइसली, ही रोट अ लेटर नाइसली। आप पता करिए कि कितने सही हैं, इनमें से कितने करेक्ट है, कितने इनकरेक्ट है, ये पता करिएगा। पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है ही रोट नाइसली अ लेटर। ये चीज़ें आपको सेंटेंस कंप्लीशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अगला है आपका नेक्स्ट, यहाँ पर लिखा ही नाइसली, ठीक है, रोट अ लेटर, तीन स्टेटमेंट हो गए। एक स्टेटमेंट आपका ये है, ही रन्स स्लोली, एक स्टेटमेंट और लिखते हैं, ही स्लोली रन्स। ये कुछ टोटल हमारे पास ले देकर के 5 स्टेटमेंट हैं, और ये बात समझने के लिए पर्याप्त है कि एडवर्ब ऑफ मैनर की जो एक्चुअल पोजीशन होनी चाहिए वो कहाँ पर होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए फिर एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, समझिएगा आप। देखिए मैंने कहा एक बात यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर, देखो वर्ब जो होती है बेसिकली दो तरीके की होती है, आपने पीछे वर्ब वाले सेक्टर में पढ़ा है। एक होती है, फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब, और सेकंड जो होता है वो क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनके साथ आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट लिखते हो, इनमें ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है।
इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है इनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ये बात समझ लीजिए, क्योंकि इनका यूज होना है अब आगे। अब देखिए मैंने कहा यहाँ पर अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है, ठीक। ऑब्जेक्ट तो लिखेंगे। फिर एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन कहाँ होगी, ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन जो होगी वो यहाँ पर होगी। एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब जो एलवाई से बन रहे हैं, जैसे वाइजली, नाइसली, ब्रेवली, है ना, इंटेलिजेंटली, ये सभी। तो एक तो ये हो गया, या तो इसको उठा करके आप पहले भी लिख सकते हो क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर फिर ट्रांजिटिव वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है। लेकिन अगर कभी आपने ऐसे लिखा कि आपने ट्रांजिटिव वर्ब लिखी, इसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर लिख दिया और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा, तो ये रॉन्ग है। इसका मतलब ओवरऑल ये बात समझ में आई कि ट्रांजिटिव अगर वर्ब लिख रहे हो तो वहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो। पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के पहले आ जाएगा, ठीक। बाद वाले में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट शुड बी रिटन बिफोर एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे ये वाला, इसी वजह से ये वाला टर्म जो है, ये वाला सही हो रहा है, इसमें क्या ऑब्जेक्ट बाद में जा रहा है इसलिए गलत हो रहा है, ठीक। अब यही बात इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए अप्लाई करते हैं। देखो तो इंट्रांजिटिव में तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसको बाद में लिखिए, किसको बाद में लिखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर को बाद में लिखिए, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इंट्रांजिटिव वर्ब में आपने एडवर्ब ऑफ मैनर को पहले लिख दिया, यहाँ पर पहले लिख दिया, तो फिर ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब आपने बेसिकली दोनों पूरी बात कंप्लीट की, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और एडवर्ब ऑफ मैनर के बीच में जो पोजीशन है उसको लेकर के आपने क्लैरिफाई किया। पहले बताइए यहाँ तक क्लियर है? क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? बस सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट होगा तो एडवर्ब ऑफ मैनर ऑब्जेक्ट के बाद जाएगा, या फिर अगर बाद में नहीं रखना चाह रहे हो तो आप पहले ले आओ। पहले कहाँ पर? वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब से पहले, सब्जेक्ट के बाद, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि आप ऑब्जेक्ट को बाद में लिखें, एडवर्ब ऑफ मैनर को पहले लिखें, गलत हो जाएगा, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, सेकंड बात ये कि अगर इंट्रांजिटिव वर्ब लिख रहे हो तो इंट्रांजिटिव वर्ब वाले पे केवल दो ही केसेस बनते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब वाले पे दो ही केसेस बनते हैं। दोनों केस कौन कौन से हैं कि एक मैंने बताया कि ये वाला गलत होगा, अगर एडवर्ब ऑफ मैनर पहले लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर बाद में लिख दोगे तो सही हो जाएगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। बताइए यहाँ तक अब आपको होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। फिलहाल अब इन क्वेश्चंस को चेक कर दिए। देखिए ये, ही रोट अ लेटर नाइसली, ही रोट क्या हो गई? वर्ब हो गई। ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अ लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। नाइसली क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया, सही है। अच्छा, ऑब्जेक्ट पहले लिखा है, एडवर्ब ऑफ मैनर बाद में लिखा है, सही है। क्या कह रहा है? ही सब्जेक्ट हो गया, रोट वर्ब हो गई, नाइसली एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट बाद में लिख दिया, सेंटेंस कैसा हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ही नाइसली रोट वर्ब हो गई, अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर पहले ले आए, ये एडवर्ब पहले ले आए, ये सब्जेक्ट हो गया, करेक्ट है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ही रन्स स्लोली, ही क्या है? सब्जेक्ट है, रन से क्या है? वर्ब है। स्लोली, रन इन ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट विथ रन्स के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब में एडवर्ब हमेशा बाद में लिखा जाएगा, तो ये करेक्ट हो गया। लेकिन इसी को इसने पहले लिख दिया, ही स्लोली रन्स, तो ये अगेन कैसा हो गया? इनकरेक्ट हो गया। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? होपफुली अब आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूँ, बताइए जरा, इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है कि मैंने कहा एक स्टेटमेंट ये है, द लिटिल चाइल्ड। अब क्वेश्चन कैसे मिलेगा वो ये देखिए, द लिटिल चाइल्ड ड्रू ब्यूटीफुली अ पिक्चर beautifully a picture last week, ये लिख रहा है। अब इसको समझने की कोशिश करिए। द लिटिल चाइल्ड ड्रू ब्यूटीफुली अ पिक्चर लास्ट वीक, और जब तक आप सेंटेंस को तोड़ेंगे नहीं तब तक वो चीज़ समझ में नहीं आएगी एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो देखो
द लिटिल चाइल्ड ये क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ड्रिव क्या हो गई, ये वर्ब हो गई, है ना। अच्छा, इसके बाद कह रहा है ब्यूटीफुली, ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब पिक्चर क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। हालांकि ये भी एडवर्ब है, आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। एडवर्ब ऑफ टाइम है, वो डिस्कस करेंगे आगे फर्दर। फिलहाल यहाँ पर पूरी बात चल रही है एडवर्ब ऑफ मैनर को लेकर के। किसको लेकर के, एडवर्ब ऑफ मैनर को लेकर के, है ना। तो क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है, पहले ये देखो। तो जैसे आप चेक करोगे कि ये जो एडवर्ब पहले आ गया, ऑब्जेक्ट बाद में आया थे, तो वैसे ही गलत हो गया सेंटेंस। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा आपका, आप पिक्चर को पहले उठा करके लाइए, तो आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा द लिटिल चाइल्ड ड्रू अ पिक्चर ब्यूटीफुली लास्ट वीक। ये करेक्ट स्टेटमेंट अब आपका बनेगा। होपफुली अब ये बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। फिलहाल बढ़ते हैं अगले वाले पे, देखो नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो अब ये क्लियर हो गया कि ट्रांजिटिव है तो दोनों साइड लिख सकते हो, पहले भी बाद में भी। बाद में लिखते समय बस ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट पहले हो फिर एडवर्ब ऑफ मैनर हो, पहले लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्रांजिटिव है तो केवल और केवल बाद ही में आएगा, पहले नहीं आएगा, बस इतनी बात ध्यान देना। अब हम चलते हैं अगले वाले टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप देखिएगा, टाइप थर्ड हो गया, टाइप फोर्थ। अगला जो टाइप है आपका टाइप फोर्थ। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन से ही आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। मैंने कहा एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बारे में यहाँ से स्टार्ट करता है। मैंने कहा एक स्टेटमेंट ये लिखा है कि सी behaved with carefully, ये स्टेटमेंट लिखा है, सी बिहेव्ड विथ केयरफुली। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, देखो पहले तो आप इसको तोड़ो, कैसे तोड़ोगे जरा समझिएगा। आप जब इसको तोड़ने के तो सी सब्जेक्ट हो गया, बिहेव्ड वर्ब हो गई, ठीक है। केयरफुली कैसे बिहेव किया वो आगे बताना चाह रहा है, ये क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। अच्छा, विथ के बारे में जानते हो क्या होता है, प्रपोजिशन होता है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात जो इससे हट करके पहले डिस्कस करते हैं, फिर वापस इसमें आएंगे, कि जब आप प्रीपोजिशन लिखते हो, जब आप प्रपोजिशन लिखते हो तो इसके बाद क्या लिखते हो, हमेशा ऑब्जेक्ट लिखते हो या हमेशा नाउन या प्रोनाउन लिखते हो, नाउन या प्रोनाउन लिखते हो, है ना। अच्छा, तो ये इतना बनता है क्या है, इसी को आप बोलते हो, ठीक है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। और ये इसी को शॉर्ट में आप क्या लिखते हो, पीओ। ये जो पीओ है ये सेंटेंस में दो फंक्शन करता है, कि ये आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है और ये आपका एडवर्ब भी हो सकता है, दो फंक्शन कर सकता है ये, ठीक है। बस एक छोटी सी बात जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट टू द पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि कभी ऐसा हो सकता है कि आप प्रपोजिशन लिखें और प्रपोजिशन के बाद डायरेक्ट एडवर्ब लिख दें और ये एडवर्ब इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, ये नहीं होगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, बताइए। फिर सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। मैंने कभी प्रपोजिशन लिखते हो तो उसके बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये पूरी फ्रेज, कौन सी पूरी फ्रेज, ये वाली, ये पूरी फ्रेज यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये किसका काम करेगी, या तो एडजेक्टिव का या फिर एडवर्ब का, ठीक है। ये बात आपने पीछे सीखी है। अब ध्यान देना, प्रपोजिशन के बाद डायरेक्ट एडवर्ब अगर लगा रहे हो तो वो एडवर्ब को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सी बात है कि प्रीपोजिशन के बाद डायरेक्ट एडवर्ब नहीं आना चाहिए, ठीक है, अगर इन शॉर्ट हम कहना चाहें तो जैसे ये जो पॉइंट लिखा है बिहेव्ड, तो केयरफुली तो सही है, लेकिन इसने प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट बनाया, जबकि प्रीपोजिशन किसी एडवर्ब को ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। इट मीन्स इसका करेक्ट सेंटेंस आपका ये होगा, सी बिहेव्ड केयरफुली। अब इसमें बहुत बेहतरीन सेंटेंस बनते हैं, उनके बारे में पहले एक और आसान सा सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए ये बात क्लियर हो गई। देखो
एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पे कि मैंने कहा दे 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 स्कूल्डेड, या और अच्छा करते हैं, या लिख लो दे स्कूल्डेड हिम विथ विथ ठीक है, दे स्कूल्डेड हिम विथ बैडली। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखा है। अब क्या करोगे, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या करना चाहिए? ठीक है, जब आप इसको तोड़ोगे तो आपको ये मिलेगा कि यहाँ पर जो ही दे है ये सब्जेक्ट है, स्कूल्डेड वर्ब है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, कैसे स्कोल्ड किया वो आगे लिखा रहा है, इसका मतलब ये एडवर्ब हो गया। इस एडवर्ब को प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं, तो डायरेक्ट आप लिखो, क्या लिखोगे, दे स्कोल्डेड हिम बैडली, दे स्कोल्डेड हिम बैडली। ठीक है, ये था आसान क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा मैं एक बहुत बढ़िया सा देखो सेंटेंस लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, आप ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, द नर्सेस ट्रीटेड देम विथ केयर, बहुत अच्छा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है ये, ज़्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता। अच्छा, एक स्टेटमेंट में और लिखता हूँ तो और थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। मैंने कहा एक स्टेटमेंट ये है, द नर्सेस ट्रीटेड देम विथ केयरफुली, ठीक है, अब देखो एक यहाँ पर समझिएगा, बड़ा बारीक सा पॉइंट है, समझने के लिए आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। नर्सेस सब्जेक्ट हो गया, ट्रीटेड वर्ब हो गई, देम ऑब्जेक्ट हो गया, कैसे ट्रीट किया, विथ केयर। वैसे तो ये प्रीपोजिशन यूज करना उन्हें, यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, सही है। ठीक है, नर्सेस सब्जेक्ट हो गया, ट्रीटेड वर्ब हो गई, देम ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, विथ प्रीपोजिशन हो गया, केयरफुली एडवर्ब हो गया। जब ये एडवर्ब है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप समझ पाए होगे एक्चुअल में व्हाट आई एम सेइंग, है ना। तो ये चीज़ क्लियर हुई होगी। फिलहाल बढ़ते हैं अगले वाले पॉइंट में। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मैंने कहा एक स्टेटमेंट ये लिखा है, देखो अगला स्टेटमेंट है, सी लेफ्ट इंडिया with bag and baggage for good। ये स्टेटमेंट लिखा है। अब इसके बारे में क्या सोच रहे हो आप, आपकी क्या ओपिनियन है? ठीक है, इज इट करेक्ट और नॉट? सी लेफ्ट, देखो अब एक एक स्टेप तोड़िएगा। सी सब्जेक्ट हो गया, लेफ्ट वर्ब हो गई, उसने छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया, इंडिया को। ठीक है, कैसे छोड़ा वो आगे कह रहा है, बैग एंड बैगेज, बिस्तर बोरिए के साथ। कई बार होता क्या है कि सिंगल वर्ड एडवर्ब नहीं होता है, कई बार एडमेटिक फ्रेजेस जो लिखते हो आप, वो भी एडवर्ब के तरीके आप यूज कर लेते हो। ठीक है, क्या बात मैंने बोली? एडमेटिक फ्रेजेस जो आप लिखते हो वो भी किसका काम कर लेते हैं, वो भी एडवर्ब का काम कर जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बैग एंड बैगेज जो है ये एक एडमेटिक फ्रेज है, तो इसका मतलब है सिंपल सी बात है, ये एडवर्ब के तरीके यहाँ यूज कर रहे हो, है ना। जब ये एडवर्ब देखो, लेफ्ट इंडिया, हाउ, कैसे छोड़ा, बिस्तर बोरिए के साथ, तो विथ, तो वैसे भी गलत हो गया। ठीक है, तो उसने क्या किया, सी लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज फॉर गुड, ऐसे स्टेटमेंट बनेगा। अच्छा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े इनोसेंट टाइप के होते हैं, वो निकालते हैं इसको फॉर गुड, कहेंगे अच्छाई के लिए उसने छोड़ दिया, है ना। क्या बताया जाए, परमानेंटली होता है बच्चे, इसका मतलब परमानेंटली। ठीक है, फॉर गुड एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है परमानेंटली, हमेशा के लिए। फॉर गुड का मीनिंग होता है हमेशा के लिए। ठीक है, तो होपफुली अब इसी तरीके से देखिए और क्वेश्चन बनाते हैं। मैंने कहा एक स्टेटमेंट ये लिखा है, बताइएगा।
मैंने लिखा महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप fought with tooth and nail, with tooth and nail, tooth and nail, ये स्टेटमेंट लिखा। ये जो पहला वाला मैंने टाइप 1 आपको बताया, टाइप 1 टाइप 2, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। अभी जब आप एक्सरसाइज में जाएंगे, कल मैं एक बार और उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से, ताकि आपको और क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि देखते ही पहचान लें, क्योंकि उससे भर भर के क्वेश्चन बनने वाले हैं टाइप 1 टाइप 2 से, है ना। और जो स्पेशली मैंने बताया कि वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब की ज़रूरत होती है, उससे तो अनगिनत क्वेश्चन है, ठीक। तो उस पर काम करेंगे। ये कह रहा है महाराणा प्रताप फॉट विथ टूथ एंड नेल। तो जब इसका पोस्टमार्टम करने गए तो महाराणा प्रताप ये आपका सब्जेक्ट हो गया, फॉट क्या हो गई, ये वर्ब हो गई। अच्छा, लड़े कैसे लड़े, वो कह रहा है टूथ एंड नेल, एड़ी चोटी का जोड़ लगा करके, एड़ी चोटी का जोड़ लगा करके, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, एडमेटिक फ्रेज है। तो फिर से अगर हम बात करें तो ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। कैसे लड़े वही तो बताना चाह रहे हैं, फॉट हाउ, फॉट हाउ, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये विथ आ गया, विथ गलत हो गया, ये लीजिए प्रीपोजिशन के बाद आप नहीं यूज कर पाएंगे इसको, है ना। होपफुली ये बात समझ में अब आ गई होगी, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी, करेक्ट सेंटेंस विल बी महाराणा प्रताप फॉट टूथ एंड नेल, ना कि विथ टूथ एंड नेल, ठीक है। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, देखिए मैंने कहा इट रैंड लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ये एक स्टेटमेंट लिखा है, इट रैंड लाइक कैट्स एंड डॉग्स, है ना। तो रैंड मतलब वर्ब हो गई, समझिएगा, रैन क्या हो गई, ये वर्ब हो गई, ठीक है। रैंड मतलब बारिश हुई, कैसे बारिश हुई, कह रहा है कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश हुई। इसी को बोलते हैं डाउनपोर, ध्यान दीजिएगा, इसी को बोलते हैं डाउनपोर, मूसलाधार बारिश, है ना। ये अब कह रहा है आगे बीच में इसने लगाया लाइक के बारे में अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो ये बात समझो। लाइक के दो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, लाइक एक वर्ब होती है, लाइक एक प्रपोजिशन होता है, लाइक एक वर्ब होती है और लाइक एक प्रपोजिशन होता है। जब ये वर्ब होती है तो इसका मतलब पसंद करना होता है, लाइक वर्ब, इसका मीनिंग क्या आएगा, पसंद करना, ठीक है। लाइक जब प्रपोजिशन होगा तो इसका मतलब की तरह, के समान, की तरह या फिर के समान। तो ये मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए लाइक के, है ना। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अब वापस आए अगर अपनी बात पे, तो क्या कह रहा है, इट रैंड लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। मूसलाधार बारिश हुई, और किस तरीके की मूसलाधार बारिश हुई वो आगे बताना चाह रहा है, कह रहा है लाइक लगा करके दे दिया उसने। तो जब आप लाइक लगा करके लिख रहे हो तो इसका मतलब ये बात भी तो गलत हो गई, यहाँ पर लाइक का यूज नहीं करोगे। तो ये बनेगा इट रैंड कैट्स एंड डॉग्स, इट रैंड कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक। तो फिलहाल ये पॉइंट यहाँ पर होता है क्लियर। अब हम चलते हैं अगले वाले पॉइंट की तरफ। देखो, तो इस तरीके से टाइप 3 के क्वेश्चन हो गए। टाइप 3 या टाइप 4 कौन सा हो गया आपका, चलिए देखिएगा आप, एक मिनट देख लेते हैं कौन सा टाइप करा रहे थे। टाइप 4 हो गया, टाइप 5 अगला लिखिएगा, नेक्स्ट अगला लिखिएगा, नेक्स्ट टाइप 5। टाइप 5 में आता है एडवर्ब का एक और टाइप आता है, वो है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। किसी वर्ब के होने का जो प्लेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। किसी वर्ब के किसी एक्शन के परफॉर्म होने का जो प्लेस होता है उसी को एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। जैसे मैंने कहा ही वेंट समवेयर, एक स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर, ही वेंट समवेयर, समवेयर, ठीक है। वह गया, कहाँ गया, कहीं गया, है ना। तो वेंट, देखो अब इसको कैसे निकालोगे आप, पहले ये बात समझ लीजिएगा। आप कोई भी वर्ब, जो भी एक्शन वर्ब है, उसमें आप वेयर लगाएं, उसमें आप क्या लगा दें, वेयर। तो जो रिप्लाई मिलेगा वो क्या होगा, वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे अभी आपने क्या लगाया था, हाउ लगाया था, तो वैसे आपको इस बार क्या लगाना है, वेयर लगाना है। तो वेयर लगा करके जो रिप्लाई मिलेगा वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस मिलेगा।
जैसे इसमें और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे अगर आप एनीवेयर लिख लें, एनीवेयर लिख लें, नोवेयर लिख लें, नोवेयर लिख लें, एवरीवेयर लिख लें, एवरीवेयर लिख लें, ठीक है, समवेयर लिख लें, है। तो ये सभी एग्जांपल हैं, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेगा थोड़ा सा। बताता हूँ मैं कैसे, ठीक है। देखो मैंने एक स्टेटमेंट अगला लिखा, मैंने कहा एक स्टेटमेंट ये लिखा है, ही वॉज वर्किंग, एक स्टेटमेंट ये है, ही वॉज वर्किंग, वर्किंग, ठीक है, एट आगरा, एट आगरा इन इंडिया, एट आगरा इन इंडिया, ये स्टेटमेंट लिखा है। अब आपसे कह रहा है ही वॉज वर्किंग, वह कार्य कर रहा था, कहाँ कार्य कर रहा था, कह रहा है एट आगरा इन इंडिया, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, और ये भी बन गया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। अब एक से ज़्यादा एडवर्ब हो तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आप जानते हो, जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस एक से ज़्यादा हो गए तो फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला। जैसे यहाँ पर एट आगरा पहले इन इंडिया, अगर इसी को क्वेश्चन जनरेट करना है तो आप लिख लीजिए इन इंडिया एट आगरा, क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहना बताना चाह रहा था, ये तो मान लीजिए छोटा सा पॉइंट है, आप जानते हो। मेरा क्वेश्चन कुछ और था। देखो क्वेश्चन क्या था वो समझिएगा। मैंने कहा आगरा इज आ हिस्टोरिकल सिटी, हिस्टोरिकल सिटी, आगरा इज आ हिस्टोरिकल सिटी। अब आपसे पूछ रहा है कि ये आगरा बताइए, इस आगरा का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इस आगरा का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। जो आप यहाँ एट आगरा लिख रहे हो और जो यहाँ पर केवल आगरा लिख रहे हो, क्या दोनों में अंतर है? जी हाँ, दोनों में अंतर है। ये क्या हो गया, ये आपका नाउन हो गया। आपने पढ़ा है प्लेस, पर्सन, इनके सब के नेम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, है ना। तो नाउन हो गया। लेकिन ये भी मैं नहीं पूछना चाह रहा था, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे ये देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि मैंने कहा he looked down, he looked down, है ना, he looked down। और मैंने कहा he, ये चीज़ आपको वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जो आपका टॉपिक आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, आइडेंटिफिकेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच, वहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपको। he looked या इसको और अच्छा करो, ये स्टेटमेंट लिखा he climbed down the tree, he climbed down the tree, ठीक है। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि जब आप ऊपर जो डाउन लिख रहे हो और नीचे जो डाउन लिख रहे हो, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? इस डाउन को अंडरलाइन करिए, इस डाउन को अंडरलाइन करिए, दोनों के पार्ट ऑफ स्पीच पता करने की कोशिश करिए। तो अगर आप पता करने की कोशिश करेंगे तो लुक्ड वेयर, उसने देखा, कहाँ देखा बताइए, ठीक है, लुक्ड वेयर, तो वेयर का रिप्लाई है, वेयर का रिप्लाई है, तो ये क्या बन गया, ये एडवर्ब बन गया, ये एडवर्ब बन गया। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, देखो मैं अब अभी से क्लियर कर दूं कि जब आप एडवर्ब टॉपिक पढ़ने जाते हो, ठीक है, स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एक वर्ड के मल्टीपल फंक्शंस मिलने लगते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे हो डाउन के बारे में, अभी मैं इनके बारे में बताऊंगा, ओवर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ऐसे अ लॉट ऑफ वर्ड्स, सिंस के बारे में, फॉर के बारे में है, बिफोर के बारे में, आफ्टर के बारे में, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, बट के बारे में, जिनके मल्टीपल फंक्शन है। और स्टूडेंट वहीं ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं जहाँ पर एक वर्ड के मल्टीपल फंक्शन है। अगर आपको पता है कि एक वर्ड का एक ही मीनिंग है तो आपने याद कर लिया, बस दैट्स इट। लेकिन जब एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग होते हैं तो वहाँ पर बड़ा इनसिक्योरिटी आ जाती है कि आप सही जज कर पा रहे हैं, नहीं जज कर पा रहे हैं, है ना, ये चीज़। जैसे यहाँ पर देखो पहले वाले पे लुक्ड के बारे में, लुक्ड वेयर, तो एडवर्ब मिल गया, सही है। वर्ब पे वेयर लगाने से जो रिप्लाई मिलेगा वो एडवर्ब ही होगा। अच्छा, क्लाइम्ड, ठीक है, क्लाइम्ड के बारे में अब आगे लिख रहे हो डाउन द ट्री। अब दो चीज़ें हैं समझो कि अगर इसको एडवर्ब मानोगे तो एडवर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट लिखते नहीं हो, ऑब्जेक्ट किसके बाद आता है, प्रीपोजिशन के बाद आता है, तो ये तो बना प्रीपोजिशन, ये इसका बन गया ऑब्जेक्ट। अब पता है अब पूरा एडवर्ब बन रहा है, ये पूरा एडवर्ब बन रहा है, समझिएगा, केवल डाउन नहीं, डाउन द ट्री पूरा एडवर्ब बन रहा है, क्लाइम्ड के बारे में बता रहा है, ठीक।
तो ये बात बड़ी क्रिस्टल क्लियर है कि सिंपल सी बात समझो कि अगर वर्ब से वेयर का रिप्लाई है तो एडवर्ब मान लो, और एडवर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट होगा, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट एडवर्ब का काम कर सकता है। कई सारी चीज़ें मैंने एक साथ बता दी, होपफुली समझ गए हो तो। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो, ही क्लाइम डाउन द ट्री। अब देखो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अब इनमें आप फिर से पहचानने की कोशिश करिएगा, जो चीज़ मैं आप बता रहा हूँ रियली इम्पॉर्टेंट है। देखो, मैंने कहा अ मैन इज सिटिंग इन माई ऑफिस, अ मैन इज सिटिंग इन माई ऑफिस, ये स्टेटमेंट लिखा है। और एक स्टेटमेंट हमने ये लिखा, प्लीज कम इन, ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखा है। अब दोनों में आप बताइए जरा, यहाँ इन क्या है और यहाँ पर इन क्या है। आप पहचान लोगे बड़े आसान तरीके से आप कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हो गए। पहले वाले में इन क्या है, बाद वाले में इन क्या है। तो देखो, पहले तो एक तो आइडेंटिफिकेशन सिंपल सा, कम वेयर, कहाँ आना है, कम वेयर का रिप्लाई है, और वेयर का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब होता है, तो ये एडवर्ब आया, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले में देखोगे इन माई ऑफिस, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका प्रपोजिशन। वैसे भी देखो इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा गया है ना, ऐसे भी समझ सकते हो। दूसरा, वर्ब से वेयर का रिप्लाई नहीं है इन, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो कम के बाद इन जो है वो वेयर का रिप्लाई है, तो अगर वर्ब से वेयर का रिप्लाई है तो एडवर्ब है। अब आपने अभी तक क्या पढ़ा था, आपने, हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर बच्चे सिर्फ ये जानते हो कि इन क्या होता है, प्रपोजिशन होता है, ठीक है। लेकिन आज क्या पढ़े कि इन एडवर्ब का भी काम कर सकता है। वैसे हमने क्या कहा, यहाँ पर डाउन पढ़ा, डाउन किसका काम कर रहा है, ये भी आपका प्रपोजिशन बचपन से पढ़ते चले आए हो, है ना, प्रपोजिशन बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। लेकिन डाउन यहाँ पर क्या है, ये भी आपका एडवर्ब है, एडवर्ब बन सकता है ना। तो डिपेंड करता है सेंटेंस पर, इस सेंटेंस में आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा सी स्टेयर्ड एबव, और मैंने कहा दिस स्टेशन इज 440 मीटर एबव द सी लेवल, ये लिखा है। अब आपसे कहा जाए कि दो चीज़ें हैं यहाँ पर बंधु, समझने की कोशिश करिए और आंसर करने की कोशिश करिए। ये एबव लिख रहा है और ये एबव लिख रहा है ना। तो दोनों में अब आप आइडेंटिफाई करिए, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाई करना बेहद 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 आसान है आपके लिए कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अगर वर्ब से वेयर का रिप्लाई है तो एडवर्ब, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, अगर ऑब्जेक्ट लगा है उसके साथ तो प्रीपोजिशन बन जाएगा। कह रहा सी स्टेयर्ड, उसने घूरा, कहाँ घूरा, ऊपर की ओर, ठीक है, वेयर का रिप्लाई, और जैसे वेयर का रिप्लाई तो क्या बन गया, एडवर्ब बन गया, सही है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा दिस स्टेशन इज 440 मीटर, ठीक है, एबव द सी लेवल। अब एबव लगा रहा है, उसके बाद द सी लेवल लिख रहा है, इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो ये सीधा सीधा क्या बन गया, प्रपोजिशन बन गया, है ना। तो ये बात ध्यान देनी है आपको। तो ये ध्यान रखिए कि एक वर्ड के कई सारे पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं, और जितने होते हैं वो आपको, ठीक है, पता करना है, ठीक। अच्छा, एक मैं स्टेटमेंट और यहाँ पर बता देता हूँ, हालांकि रिकॉल करा देता हूँ, आपने पहले पढ़ रखा है, फिर भी रिकॉल करा देता हूँ। देखो, ही इज इंटेलिजेंट बट ही इज लेजी, ठीक है, पढ़ा चुका हूँ, बस रिकॉल करा रहा हूँ मैं आपको। मैंने कहा ऑल बट हिम अटेंडेड द पार्टी, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट लिखे हैं आपके पास। अब आप बताइए दोनों में आपकी क्या ओपिनियन है। जब आप बट के बारे में जानते हो, है ना, जैसे पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर भी बट लगा रखा है आपने और यहाँ पर भी बट लगा रखा है। तो जब आपने बट लगा रखा है तो बट के मीनिंग भी अलग अलग होंगे। तो बट के कितने मीनिंग होते हैं बेसिकली,
बट के दो मीनिंग होते हैं। बट एक तो वही लेकिन किंतु परंतु बंधु, लेकिन किंतु परंतु, है ना। इस केस में क्या होता है, ये एक कंजक्शन होता है, तो आपको मीनिंग भी और विद पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा मीनिंग होता है एक्सक्लूडिंग, को छोड़कर। एक्सक्लूडिंग का मीनिंग देता है एक्सक्लूडिंग। अच्छा, एक्सक्लूडिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा। तो बट की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये आपका प्रपोजिशन है। इस केस में ये प्रपोजिशन है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो पहले वाले में ही इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है लेकिन कैसा है, लेजी है। लेजी का मतलब आलसी है ना। तो इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट तो है लेकिन आलसी है। तो बट क्या बन गया, बट यहाँ पर बन गया कंजक्शन, सही है। लेकिन जब दूसरे स्टेटमेंट में देखोगे ऑल बट हिम अटेंडेड द पार्टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो बट है ये प्रपोजिशन के तरीके काम कर रहा है, और ये क्या हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो ये बात ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये प्रपोजिशन है, यहाँ पर इसका मीनिंग है एक्सक्लूडिंग। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है को छोड़ करके। किसको छोड़ करके, हिम को छोड़ करके सभी के सभी पार्टी में अटेंड हुए, तब आप मीनिंग भी निकाल पाओगे, है। इसीलिए कई बार सेंटेंसेस मीनिंग में फंसते हो आप, है। तो ये तो था आपका टाइप 5। अब हम चलते हैं टाइप 6 की तरफ, ठीक है। टाइप 6 देखते हैं जरा, देखिए। अगला है आपका टाइप 6। टाइप 6 में क्या है बेसिकली, इसमें जब आप बात करेंगे तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी, वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ा, प्लेस पढ़ा, तब आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो अगला है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है बेसिकली, कि अगर आप किसी वर्ब पे, किसी एक्शन वर्ब पे आप क्या लगा देते हैं, व्हेन, कि वो एक्शन कब हुआ, तो जो रिप्लाई आएगा वो क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। वर्ब के होने का जो टाइम है, वो एक्शन कब हुआ, कहाँ हुआ तो एडवर्ब आ जाएगा, कब हुआ तो कहाँ हुआ तो एडवर्ब ऑफ प्लेस बन जाएगा, कब हुआ तो एडवर्ब ऑफ टाइम बन जाएगा, है। तो अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं। मैंने कहा ही टॉट मी यस्टरडे, ही टॉट मी यस्टरडे। तो आपसे कहा जाए यहाँ पर एडवर्ब कौन सा है, एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है, तो आप तुरंत टिक करेंगे कि सर जो यस्टरडे लिखा है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। कह रहा है ही टॉट, ही सब्जेक्ट हो गया, टॉट वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, उसने मुझे पढ़ाया, कब पढ़ाया, कल, तो ये हो गया एडवर्ब। और एडवर्ब का कौन सा, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। तो ऐसे आप मल्टीपल एडवर्ब लिख सकते हैं। जैसे आपने लिखा टुडे, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। टुमारो, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। आपने लिखा यस्टरडे, क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। तो इस तरीके से आप यूज करोगे। आपने जैसे लिखा जस्ट, बिल्कुल अभी, आपने लिखा जस्ट नाउ, आपने लिखा रिसेंटली, रिसेंटली, आपने लिखा सो फॉर, है ना। तो ये सभी क्या है, ये सभी आपके एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे आपने लिखा प्रेजेंटली, लेटली, अब ये नहीं सबके यूसेज आपको देखने को मिलते हैं, फिर यही सारे चीज़ें आपको बॉदर कर रहे होते हैं, चूँकि इनमें आपने अच्छे तरीके से वर्क नहीं किया होता, समझा नहीं होता है। जैसे जस्ट के बारे में बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, है ना। जस्ट किस तरीके से यूज करते हो, जैसे एट आता है, एट एट के मीनिंग कितने होते हैं, है ना। अब कोई चीज़ कहाँ पर किस कंटेक्स्ट में उसको यूज कर रहे हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे मैंने किसी क्लास में पढ़ाया कि एट जो है उसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ करते हैं, है ना। तो बच्चों ने याद कर लिया बिल्कुल, एट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। अब वहाँ पर स्टेटमेंट दे रहा है ऑल्दो ही इज पुअर एट ही इज ऑनेस्ट। अब कह रहे हैं सर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगा, तो अरे उसको देखो तो आप किस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है। अब एट के बारे में अगर पढ़ोगे तो इसके भी दो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ना। एट के बारे में भी इसके भी दो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से, एट एक तो आपका एडवर्ब होता है, और एट आपका क्या होता है, प्रपोजिशन होता है। एडवर्ब होता है और एट आपका कंजक्शन होता है, सॉरी प्रपोजिशन नहीं, कंजक्शन होता है। जब एट का मतलब टिल नाउ होगा, टिल नाउ मतलब अब तक, है ना, तो ये क्या होगा, ये एडवर्ब होगा। ठीक, कंजक्शन तो ये मीनिंग देगा फिर भी,
मीनिंग देगा फिर भी। दो या आल दो के साथ आप यूज करते हो एट का। अच्छा, इसके साथ कौन सा टेंस यूज होता है? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस यूज होता है। तो ये बात ध्यान देनी है कब किस कंटेक्स्ट में कैसी बात आप यूज कर रहे हो। जैसे मान लो दो स्टेटमेंट में यहाँ पर लिखूँ, मैंने लिखा ही हैज़ नॉट कम एट, वह अभी तक नहीं आया है, ठीक है। और मैंने कहा although you are poor at you are laborious, यद्यप गरीब हो फिर भी कैसे हो? मेहनती हो, है ना। ये चीज़ है, तो ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या है कि जब दोनों स्टेटमेंट को स्टडी करोगे तो ये क्या आपको शो ऑफ करेगा? पहले वाले पे जो एट लिख रहे हो ये टिल नाउ है, ये एडवर्ब है। ये जो एट लिख रहे हो ये क्या है? ये कंजक्शन है, मीनिंग दे रहा है फिर भी का। तो अब ये बताओ, इतनी बात आपको होपफुली क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो एक वर्ड के मल्टीपल क्या हो सकते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। उन जब मल्टीपल पार्ट ऑफ स्पीच को आप ढंग से स्टडी करोगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। तो आज फिलहाल हम लोगों ने ये जो 5 टाइप सीखे हैं, ठीक है, इन्हीं को आगे प्रोसीड करें। अभी इन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो आज की बिल्कुल बेसिक क्लास थी, ठीक है, कि आप सिंपल से ये समझ पाएँ कि व्हाट इज़ एडवर्ब, एडवर्ब है क्या। अब आज की क्लास से ही बहुत सारे एडवर्ब को आप आइडेंटिफाई करना सीख गए। कल की क्लास में मैं पहले आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा जो मैंने आज पढ़ाया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे, ठीक है। तो जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में बात, फिर इन्वर्जन, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज वाले सेशन को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू क्लास।